अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन 32 में लिखा हुआ है विंटर 2012 से लिया गया सवाल है। विल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट द अबव शेयर एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस इन क्वेश्चन 31, यानी कि क्वेश्चन 31 में जो हमने कैलकुलेशंस करी थी। एज्यूमिंग ऑल इंफॉर्मेशन टू बी सेम अनलेस अदरवाइज स्टेटेड आंसर द फॉलोइंग। यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो क्वेश्चन नंबर 31 में यूज़ हुई थी, सारा सिनेरियो वही है और क्वेश्चन 31 मैंने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया। बोलता है कि ये आंसर करो। विल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3IJQ शेयर्स बी विलिंग टू एक्सेप्ट दी शेयर एक्सचेंज ऑफर। एक शेयर होल्डर जिसके पास IJQ में 3 शेयर्स हों, क्या वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, ये बताना। इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर आंसर, calculate the value of 3 IJQ shares and compare it with the current share price of 1 GHP share, and also compare it with 1 GHP share value after acquisition, which is expected after acquisition based upon the PE ratio method. तो देखिए, ये सवाल पिछले सवाल से कनेक्टेड है। करना हमें ये होगा कि एक शेयर होल्डर है, लेट से उसके पास 3 IJQ के शेयर्स हैं। शेयर होल्डर के पास 3 IJQ के शेयर्स हैं। 3 IJQ के शेयर्स की वैल्यू कितनी बनती है? 3 मल्टीप्लाइड बाई एक IJQ की शेयर जो है वो 58 है ना। देखिए मैं वापस से बताता हूँ, 3 IJQ के शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 58। मार्केट प्राइस पर शेयर लिखी हुई है। अब इस शेयर होल्डर को आप बोलते हो कि यार तुम अपने 3 शेयर जो है वो विदड्रॉ कर दो जिसकी टोटल वैल्यू 174 बनती है, और क्या कर लो, एक GHP का शेयर ले लो। अब GHP का जो शेयर है ना, बिफोर द ट्रांजैक्शन, बिफोर दी मर्जर, एक शेयर की वैल्यू 186 है और आफ्टर द मर्जर जब सिनर्जीज के इम्पैक्ट्स रियलाइज हो जाएंगे तो वो 246 हो जाएगी। तो क्या ऐसा शेयर होल्डर इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? मेरे ख्याल में हाँ कर लेगा। क्यों कर लेगा? वो बोलेगा कि यार अभी मेरे जो 3 शेयर्स हैं ना, उसकी टोटल वैल्यू 174 बनती है। मुझे एक नई कंपनी का शेयर इन तीन शेयर्स को दे दूंगा तो मुझे एक नई कंपनी का शेयर मिलेगा। वो जिस नई कंपनी का शेयर मिलेगा उसकी आज वैल्यू जो है ना वो 186 है। ये प्री एक्विजिशन वर्किंग्स है। तो वो बोलेगा कि मैं अपने 3 शेयर्स दूंगा, मुझे एक ऐसा शेयर मिलेगा जिसकी वैल्यू वर्थ 186 है, तो मेरा तो फ़ायदा है। दूसरी बात वो ये कहेगा कि देखो हमसे 3 शेयर्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि हमारी कंपनी को ख़त्म कर कर, डिज़ोल्व कर कर उसको GHP में मर्ज कर दिया जाए और एक बड़ी कंपनी बना ली जाए। और ये फोरकास्टेड है कि नई और बड़ी कंपनी की जो एक शेयर की वैल्यू होगी वो 246 होगी। यानी कि ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन बेसिस पर। तो वो बोलेगा कि यार इसमें भी फ़ायदा है, मेरी 174 की चीज़ जो है वो 246 की हो जाएगी अगर मर्जर एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। अगर अनसक्सेसफुली तो भी जिस कंपनी का शेयर्स मिल रहे हैं वो 186 की वैल्यू रखते हैं, ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो वो मेरे ख्याल में दोनों कंडीशंस में यस ही कहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम 33 पर। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा 33 पे बढ़ने से पहले। 33, based on your calculations in question number 31, assuming all information to be same unless otherwise stated, answer the following. Will a shareholder holding 3 shares be willing to accept the share exchange offer? In order to support your answer, calculate the value of 3 IJQ shares and compare it with the current share price of 1 GHP share, and also compare it with 1 GHP share value after acquisition, which is expected after acquisition based upon the PE ratio method. ये सारा काम हमने यहाँ पर कर लिया है ना।
अब बोलते हैं फर्दर मोर द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ GHP इज ओनली 0.2 एज कम्पेयर टू द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ IJQ विच इज़ 0.5। फर्दर मोर इसके अलावा वो कहता है कि द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ GHP इज़ ओनली 0.2। GHP का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो वो 0.2 है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.2 होने का मतलब ये है कि GHP अगर 100 रुपये कमाती है, 1 रुपया कमाती है, तो 1 रुपये में से 0.2 जो है वो एज अ डिविडेंड पे कर देती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो का ये मतलब है। ठीक है जी। तो इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.2 है एज कम्पेयर टू द डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ IJQ विच इज़ 0.5। डिविडेंड पे आउट रेशियो GHP, डिविडेंड पे आउट रेशियो IJQ which is 0.5। IJQ का डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.5 है। GHP has no intention to change its existing dividend payout ratio after acquiring IJQ, यानी कि ऐसा ही चलता रहेगा कि हर 1 रुपये में से 0.2 डिविडेंड दिया जाएगा, 0.8 रिटेन करा जाएगा। द शेयर होल्डर अंडर कंसिडरेशन रिलाइज हेवीली ऑन डिविडेंड इनकम फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस शुड ही एग्री टू अबव शेयर एक्सचेंज ऑफर। देखें, शेयर होल्डर्स अलग अलग तरह के होते हैं ना। कुछ शेयर होल्डर्स ये कहते हैं कि यार हम एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से हमें जो है ना वो रिटर्न आता रहे इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। दूसरे शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो बोलते हैं कि डिविडेंड की फॉर्म में अगर रिटर्न ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, हमारे शेयर्स की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहे। तो जो शेयर होल्डर है जो पहले 3 IJQ के शेयर होल्डर्स शेयर रखता था, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.5 या 50% था, यानी कि अगर कंपनी 100 रुपये कमाती थी तो 50 डिविडेंड में दे देती थी। GHP का डिविडेंड पे आउट रेशियो सिर्फ 20% या 0.2 है, यानी कि अगर कंपनी 100 रुपये कमाएगी तो सिर्फ 20% या 20 रुपये जो है वो डिविडेंड में देगी, यानी कि कंपैरेटिवली कम देगी। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक ऐसा शेयर होल्डर जो हाईली डिविडेंड इनकम पर डिपेंड करता है, क्या वो इस ऑफ़र को कबूल करेगा। देखिए, बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन वर्थ, द इंक्रीज इन वैल्यू, बेस्ड ऑन दिस ट्रांजेक्शन, बेस्ड ऑन दी कंपैरिजन ऑफ शेयर वैल्यूज़, ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो इस तरह से हो तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, आप सोचें और फिर मुझे आंसर बताएं। मैं आंसर डिस्क्लोज करने लगा हूँ। आंसर होगा यस। नो नहीं होगा आंसर। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डिविडेंड कम मिल रहा है तो वो शेयर होल्डर ये सोचेगा कि उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो डिविडेंड नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, तो घर नहीं चलेगा तो डिविडेंड पॉलिसी जो है उससे अलाइन नहीं कर रही है तो वो शेयर्स नहीं खरीदेगा। जवाब ऐसा नहीं है। देखें, आप कर क्या सकते हो, आपके 3 शेयर्स की वैल्यू एक दिन में 186 हो जाएगी। अगर आपको डिविडेंड पॉलिसी नहीं पसंद है तो मार्केट में जाकर आप ये शेयर्स 186 में बेच देना, मार्केट ट्रेडेबल है, और मार्केट से किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद देना कि जो अच्छा डिविडेंड देती हो। या आपके शेयर्स है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन के बाद 174 वाली चीज़ 246 की हो जाएगी। अगर आपको डिविडेंड पॉलिसी नहीं पसंद तो ये बेचो, बाज़ार में 246 में बेच दो मार्केट में, और आप किसी और ऐसी कंपनी के शेयर्स ले लो जिसकी डिविडेंड पॉलिसी आपकी रिक्वायरमेंट से अलाइंड हो। कैपिटल गेन जो हो रहा है उसको रियलाइज़ कर और दोबारा से डिविडेंड पॉलिसी को एडजस्ट किया जा सकता, कोई मसला थोड़ी है इसमें। ठीक है, तो आंसर यस होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ लीजिएगा सिनेरियो को, वीडियो पॉज कर अच्छा सिनेरियो लग रहा है। ठीक है जी। अच्छा, कहता है TPL एक्वायरर एंड DPL इज टारगेट impact upon merger, number 1 combined profits will increase by rupees 12 million per annum after tax, sale of excesses resulting in one time gain of 20 million, treatment already discussed, cost of equity will decrease by 2% after acquisition, KE decrease हो जाएगा, pre acquisition market value TPL shares is rupees 56 and number of shares is 10 million in total, the dividend just paid D0 is 40 million for TPL, the growth rate in profits or dividends is 12% for TPL and is also expected to be maintained after acquisition. Current profit after tax of TPL is 80 million and dividend payout ratio is 50%. This payout ratio will be maintained after acquisition. आपने पूरा सवाल अच्छे से पढ़ लेना है सोल्यूशन की तरफ आने से पहले।
DPL's contribution to profits will be 16 million at year number 1 and after acquisition. Calculate total market value of all shares of TPL just before acquisition. यहाँ पर हम रुक जाते हैं. Calculate total market value of all shares of TPL just before acquisition. Acquisition से पहले TPL के जितने भी शेयर्स हैं उन सारे शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होगी, वर्थ होगी, वो कितनी होगी, ये हमें बताना है. देखिए, TPL एक्वायरर है, DPL टारगेट है. मर्जर की ट्रांजैक्शन की वजह से जो कंबाइंड कंपनीज की अर्निंग्स हैं वो 12 मिलियन से इंक्रीज हो जाएंगी. सेल ऑफ फिक्स एसेट्स से 20 मिलियन का वन टाइम गेन आएगा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 2% की कमी होगी, KE 2% से कम हो जाएगा. प्री एक्विजिशन मार्केट वैल्यू ऑफ TPL शेयर इज ₹56 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 10 मिलियन. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें मार्केट वैल्यू TPL प्री एक्विजिशन ढूंढनी है तो सीधी सी बात है कि एक शेयर की वैल्यू 56 होगी और 10 मिलियन शेयर्स होंगे, तो 10 मिलियन शेयर्स की टोटल वैल्यू 560 मिलियन होगी. ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 56 होगी और 10 मिलियन शेयर्स की टोटल वैल्यू जो है वो 560 मिलियन होगी. द डिविडेंड जस्ट पेड D0 इज 40 मिलियन फॉर TPL. द ग्रो, अच्छा ये तो हो गया ना, एक पार्ट तो हो गया ना. क्या बोला था? कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स ऑफ TPL जस्ट बिफोर एक्विजिशन. एक्विजिशन से पहले TPL के सारे शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? 56 का एक शेयर है, 10 मिलियन शेयर्स हैं, तो ये कैलकुलेट कर लिया. यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, DVM डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल आपको पता होना चाहिए. कैलकुलेट द प्री एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी. डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल्स टू D0, यानी कि जो रिसेंटली अभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई KE यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, है ना. तो आपके पास है वो ये इक्वेशन बन जाएगी 560. मार्केट वैल्यू आपको पता है, D0 40, ये आपको पता है. ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ रेट यानी कि 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई KE आपको नहीं पता है, माइनस G यानी कि ग्रोथ रेट यानी कि 12%. ठीक है जी. अब इसको आप ज़रा शफल करें और कैलकुलेटर पर सॉल्व कर कर और KE बताएं. देखिए 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.12 जो है वो बन जाता है 44.8. अच्छा, 560 डिवाइडेड बाई 44.8 प्लस 12. देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ. 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.12 बन जाता है 44.8, तो ये हो जाएगा 560 इज इक्वल्स टू 44.8 डिवाइडेड बाई KE माइनस 12%. अब KE माइनस 12% जो है वो राइट साइड पर डिनोमिनेटर में, लेफ्ट साइड पर आएगा न्यूमिनेटर में. KE माइनस 12% इज इक्वल्स टू 44.8 डिवाइडेड बाई 560 राइट साइड पर जाएगा. ठीक है. अब 44.8 डिवाइडेड बाई 560 प्लस 12%, तो ये 0.2 यानी कि 20% बन जाता है. KE जो है ना वो 20% बन जाता है. ठीक है. तो ये दूसरा पार्ट हो गया कि यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैलकुलेट द प्री एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी. तीसरा पार्ट है कैलकुलेट द एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी आफ्टर एक्विजिशन टेकिंग अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी 2% लोअर. सवाल में लिखा हुआ था कि जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो जो KE है ना वो 2% से कम हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल डिक्रीज बाय 2% आफ्टर एक्विजिशन. तो ये KE है प्री एक्विजिशन, और जो KE होगा पोस्ट एक्विजिशन वो हो जाएगा 18% पोस्ट एक्विजिशन. ठीक है जी. अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द न्यू कंपनी एट ईयर नंबर 1 एंड. पहले साल के आखिर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? पैट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अच्छा जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जब बात करेंगे, करंट पैट ऑफ TPL इज 80 मिलियन लिखा हुआ है सवाल में. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, 50% इसमें से डिविडेंड पे किया जाता है. दिस पे आउट रेशियो विल बी मेटेड आफ्टर एक्विजिशन. अच्छा, द ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट और डिविडेंड्स इज 12% फॉर TPL एंड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन आफ्टर एक्विजिशन. देखिए अभी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, करंट TPL का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 80 मिलियन है.
ये हमसे पहले साल के आखिर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछ रहा है और हर साल ये 12% से बढ़ता है। तो नई कंपनी में एक तो टीपीएल वाला पोर्शन होगा, टीपीएल वाला जो पोर्शन होगा उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 80 मल्टीप्लाइड बाई 1.12, 12% से बढ़ाकर 90 के आसपास होगा। ठीक है। इसके अलावा आपके पास डीपीएल है जिसको आप ख़रीदोगे। डीपीएल्स कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स विल बी 16 मिलियन एट ईयर 1 एंड आफ्टर एक्विजिशन, यानी कि ये 16 होगा। ठीक है जी। उसके बाद और कुछ है? हाँ, पॉइंट नंबर 1 में कंबाइंड प्रॉफिट्स विल इंक्रीज बाई ₹12 मिलियन पर एनम आफ्टर टैक्स, तो सिनर्जी का इम्पेक्ट होगा वो 12 मिलियन होगा। तो इनका एडिशन कितना बनता है? 118। ठीक है जी, मेरे ख्याल में तकरीबन इतना बन रहा होगा ना। डेसिमल्स लगाए तो 117.6। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द डिविडेंड दैट विल बी पेड एट ईयर नंबर 1। डिविडेंड पे आउट रेशो जो है वो 50% होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी अर्निंग्स होगी उसको उसमें से 50% एज अ डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। तो इसका 50% ले लिया, 58.80। ठीक है जी। उसके बाद है यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स एज अ फर्स्ट स्टेप इन वैल्यूएशन ऑफ द न्यू मर्ज्ड एंटिटी बेस्ड अपॉन द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, इस सवाल में पी रेशो मॉडल अप्लाई नहीं करना। इस सवाल में जो है ना, हमें जो मॉडल अप्लाई करना है वो याद रहे कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हम अप्लाई करें, डीवीएम अप्लाई करें। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से हम कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वो बोलता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को यूज़ करते हुए सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है ना। मेकिंग एनी एडजस्टमेंट टू द वैल्यू यू कंप्यूटेड इन द प्रीवियस पार्ट, कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी, राइट एट द डे ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, अब देखिए होगा कुछ ऐसा कि जब आप डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? तो ये वाला फॉर्मूला होता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 + जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अच्छा, इसमें ये जो आपके पास डी नॉट आ रहा होता है ना, ये आपने जो अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया वो होता है, और 1 + जी यानी कि 1 + ग्रोथ रेट से जब एक बार मल्टीप्लाई करते हो तो इफेक्टिवली आपके पास ये जो डी नॉट 1 + जी आता है ना, ये D1 आ जाता है, पहले साल का डिविडेंड आ जाता है। देखिए, डी नॉट होता है अभी का डिविडेंड, इसको जब आप 1 + जी से मल्टीप्लाई करते हो तो आप पहले साल पे पहुंच जाते हो, यानी कि आपके पास D1 आ जाता है। तो ये तो है ही ईयर 1 का P&L ना, ईयर 0 का तो है ही नहीं। तो ये पहले से ही क्या है? ये पहले से ही डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 + जी है। डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 + जी से जो आंसर आना चाहिए, यानी कि जो D1 आना चाहिए पहले साल का डिविडेंड, वही 58.8 है ऑलरेडी, ये दिया हुआ है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको के ई माइनस जी से डिवाइड करना है। बिटवीन 58.8 डिवाइडेड बाई के ई यानी कि 18% होगा नई कंपनी का के ई। ठीक है, माइनस जी यानी कि ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट जो नई कंपनी की है वो कितनी होगी? ग्रोथ रेट 12% ही कंटिन्यू रहेगा, ये मेंशन था। तो 980 आ गया। तो ये जो लिखा हुआ था ना, यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स एज अ फर्स्ट स्टेप इन वैल्यूएशन ऑफ द न्यू मर्ज्ड एंटिटी बेस्ड अपॉन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू 980 मिलियन बनती है, फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू। मेकिंग एनी एडजस्टमेंट टू द वैल्यूज यू कंप्यूटेड इन द प्रीवियस पार्ट, कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी। जब हम टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी की बात करेंगे तो उसमें आगे वाले आने वाले डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू भी होगी बेस्ड ऑन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। और इसके अलावा पार्ट 2 में जो ये लिखा हुआ है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स रिजल्टिंग इन वन टाइम गेन ऑफ 20 मिलियन, ये भी होगा। तो आपके पास 1000 मिलियन आपका फाइनल मार्केट वैल्यू का आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये आपका एक और क्वेश्चन था, अगले वीडियो में मज़ीद इंशाल्लाह सवाल करते हैं।